हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हमने अपना सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज एप्लीकेबल फॉर May 25 अटेम्प्ट आज से हमने स्टार्ट कर दी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को शेड्यूल दिया था, उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए आज हमने अपना पहला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। मैंने आप लोगों को जो आपने गूगल फॉर्म सबमिट किया, जो उस पर ईमेल आईडीज थी, उन ईमेल आईडीज पर मैंने गूगल फॉर्म का एक्सेस दिया आपको, और वहां पर हमने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया। उस क्वेश्चन पेपर को आपने सॉल्व करके काफी सारी आंसर शीट मेरे पास में आ चुकी हैं, और उसमें से बहुत सारी तो मैं चेक करके ऑलरेडी स्टूडेंट को भेज भी चुका हूं। कुछ पेंडिंग है तो वो भी आपके पास में जल्दी ही आ जाएंगी। तो जैसे कि हमारा शेड्यूल था कि 17 फरवरी को हमने पहला टेस्ट लिया, जिसमें बड़े छोटे छोटे से टॉपिक हमने लिए, इंट्रोडक्शन टू इंडेस, इंडेस टू इन्वेंट्रीज का और शेड्यूल 3 का। तो ये बड़ा ही बेसिक सा टेस्ट मैंने आपका लिया था, पहला टेस्ट। जो बेसिक चैप्टर्स हैं, बेसिक चैप्टर्स में भी बेसिक टेस्ट, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जो इन्वेंट्री वाला आपने देखा होगा। ठीक है, तो वही एक क्वेश्चन था जो आपका थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल था। 9 क्वेश्चंस थे इसमें से, जिसमें से 8 ऐसे थे कि आप उसमें से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा टेस्ट था। आगे चल के टेस्ट का जो लेवल है मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, और जैसे जैसे मैं आगे चल के चैप्टर्स लूंगा ना, तो उसमें पीछे के जो आपने इंडेक्स कवर कर लिए होंगे उनको भी मिक्सअप कर दूंगा। मतलब क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके मिक्स करके कि जो पीछे आप टेस्ट दे चुके हैं उन टॉपिक्स को भी हम इंक्लूड करके, इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस बनाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट टेस्ट दिया जिसकी मैंने सबमिशन डेट आपको 18 फरवरी दी हुई है। तो सभी स्टूडेंट्स ट्राई करें कि 18 फरवरी को एनी हाउ आप अपना टेस्ट मुझे मेल कर दें। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको दिए थे 2 डेज, 2 दिन का आपका प्रिपरेशन टाइम दिया था। मुझे लगता है कि एक दिन भी इसके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट था, एक दिन से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने 2 दिन दिया। इसके बाद में अगला टेस्ट है हमारा 21 फरवरी 2025 को। इसके लिए आपको 18 फरवरी के बाद से मैंने टाइम काउंट किया है। जिन लोगों ने आज ही टेस्ट दे दिया है तो उनके पास तो एक दिन और एक्स्ट्रा मिल गया है, लेकिन जो लोग कल सबमिट करेंगे टेस्ट, उनके पास भी 3 डेज हैं इन चैप्टर्स को, इन इंडेस के टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद वो 21 फरवरी को आप टेस्ट देंगे। प्रोसेस आपका सेम वैसा ही रहेगा जैसा अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे सारे मैंने टेस्ट, जो छोटे टॉपिक्स हैं वो 3 4 5 टॉपिक्स मिक्स करके बना दिए। जो बड़े टॉपिक्स हैं जैसे आपका ये चारों 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक्स जो है आपके, इंडेस 16, इंडेस 15, 103, 110, 109, ये ऐसे टेस्ट है जो मैं इंडिविजुअली लूंगा। इनके साथ में कोई और इंडेस में मिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको इन सब के लिए 3 डेज हम प्रिपरेशन के लिए देंगे। उसके बाद आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद में आप टेस्ट इसको दीजिए। इसके बाद में इसी तरीके से 20 मार्च को आपका 9th नंबर टेस्ट है, फिर 10, 11, इस तरह से करते हुए हमने 13 टेस्ट शेड्यूल किए हैं। आपके 13 टेस्ट, आपके ये ऐसे टेस्ट हैं जिसमें आपका एंटायर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जितना भी सिलेबस है वो सारी चीजें इसमें हम कवर कर लेंगे। जितने भी आपके इंडेक्स हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। और ये आपका टेस्ट आप मान के चलिए 3 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 4 अप्रैल को भी 3 अप्रैल वाले टेस्ट की कॉपी सबमिट करते हैं तो 4 अप्रैल को आपके सारा सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जितने भी टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मोटा मोटा 25 डेज इसके बाद में आपको मिलेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। वो प्रिपरेशन में डेफिनेटली आप एफआर भी पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे, जिसके 2 ग्रुप हैं वो सारी चीजें पढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन 13 टेस्ट को देने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का होगा कि आपको एफआर की तो एटलीस्ट टेंशन नहीं होगी कि हाँ सब कुछ कर लिया है। मतलब एग्जाम में बैठने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हाँ अरे बहुत बार दे दिया पेपर। आपको ऐसा लगेगा रोज आप जैसे पेपर ही देते हो, आपको कुछ नई चीज लगेगी नहीं। आपको लगेगा हाँ सारे वही क्वेश्चंस हैं, सब चीजें सारी ओके हैं, सब आता है हमें। ये वाली फीलिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए 5 अप्रैल को। ठीक है, तो इन 13 टेस्ट में जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं, मेरे रिमार्क्स हैं, जो आप गलतियां करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, तो सारी गलतियां आप इन 13 टेस्ट में कर लीजिए, ताकि कोई गलती बचे ही ना जो आपका एग्जाम के लिए बचे। ठीक है, ताकि एग्जाम आपका बहुत अच्छे से जाए। ये 13 टेस्ट क्या है? ये 13 टेस्ट तो एक तरह से कहते हैं ना आप इंडेक्स 2 के हिसाब से, ये तो आपका WIP है। ठीक है, आपका फिनिश गुड्स क्या है, एक तरह से मैं कह सकता हूं फिनिश गुड्स है आपका
जो आप फाइनल टेस्ट देंगे May 25 में इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के देंगे, ठीक है, तो वो चीज परफेक्ट आपकी हो जाए, उस चीज के लिए हमने ये सारी चीजें, छोटे छोटे टेस्ट हमने ड्राफ्ट किए हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर आपकी सारी गलतियां जितनी भी है वो आप कर लें, ठीक है। और इन जो भी मेरे रिकमेंडेशंस हैं उनको आप बहुत ध्यान से फोकस करना, उन सारी रिकमेंडेशंस को, मेरे सारे रिमार्क्स को, अगर आपने इन 13 टेस्ट में जितने मैं आपके लिए रिमार्क्स देने वाला हूं सबको अगर आपने अच्छे से कंसीडर कर लिया और उन पर काम कर लिया कि हाँ, अगर जो है मैंने आपको बताया है कि भाई साहब आपका इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट वीक है, आपका यहां पर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आपको ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए था, कॉन्सेप्ट में ये चीज आपने बताई है, ये चीज गलत बताई है, तो उस चीजों को बहुत सीरियसली अगर आपने काम कर लिया तो डेफिनेटली आप देखना कि इन 13 टेस्ट में आपका एफआर का फियर तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आपने सिंसियरली सारे टेस्ट दे दिए, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकता है 4 टेस्ट देने के बाद में जो है वो मिस कर दें, कोई 5 टेस्ट देने के बाद में मिस कर दे, लेकिन मैं ये कहता हूं जो 13 के 13 टेस्ट दे देगा पंक्चुअलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ में और तैयारी करके, ऐसा नहीं कि हाँ बस ठीक है टेस्ट था, आ गया है मेल तो क्वेश्चन पेपर आ ही गया है तो चलो लिख के भेज ही देते हैं, कुछ भी भेज देते हैं, कुछ भी करके कर देते हैं, ऐसे नहीं, प्रिपरेशन करके। मैंने आपको प्रिपरेशन के लिए देखो, जो मुझे टाइम जितना लगा ना उसमें 1 दिन मैंने जोड़ दिया, जिन टॉपिक्स के लिए मुझे टाइम लगा 2 दिन चाहिए मैंने फिर भी 1 दिन और जोड़ दिया कि कोई बात नहीं और अच्छे से आप प्रिपेयर करो। तो आप इन डेज का प्रिपरेशन में आप यूज करो, ठीक है, और अच्छे से आप टेस्ट दो, ठीक है, डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए कि जितने भी स्टूडेंट्स आप मेल करेंगे मुझे अपना नाम, कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी जरूर 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 लिखें, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनके नाम सेम है, नाम भी सेम है, सरनेम भी सेम है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, तो वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है मैं आपका टेस्ट, मान लो दीपक कुमार नाम है आपका फॉर एग्जांपल, 2 दीपक कुमार है, मैंने आपका दूसरे को भेज दिया, दूसरे को आपको भेज दिया, तो उसकी भी जो रिकमेंडेशन है, जो रिमार्क्स हैं वो भी खराब, आपकी भी खराब। ऑल्दो आप हैंड राइटिंग से पता लग जाएगा आपको क्या भाई ये हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए मैंने कहा आप नाम, कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी जरूर लिखें। आंसर शीट आपको मुझे व्हाट्सअप नहीं करनी है, आपको breaklogicca@gmail.com इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करनी है इन पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट आपको लेना है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में कंबाइन करके देना है। पीडीएफ भी ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल 7-8 फाइल्स मेरी पीडीएफ की भेज दें, उससे क्या होता है ना, मुझे अपना वन नोट में इंपोर्ट करने में बड़ा इजी रहता है कि पीडीएफ आराम से इंपोर्ट हो जाती है और मैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं ऐसे एडिट कर पाता हूं आपकी शीट को, ठीक है, जो भी चेकिंग करना है, रिमार्क्स लिखना है, तो वो आपका, मेरा टाइम अगर बचेगा तो उसमें अल्टीमेटली मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है कि आपको मैं आंसर शीट जल्दी दे पाऊंगा, ठीक है, विच इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी स्टूडेंट कि भाई आंसर शीट ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आ रही है, वो हैंड टू हैंड आ जाए एटलीस्ट, या एटलीस्ट 1 या 2 दिन में आ जाए, तो वो मैं तभी कर पाऊंगा जब आप पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे देंगे। बड़ी सारी कॉपीज ऐसी हैं जो आपने स्नैप्स लेकर भेजे हुए हैं मुझे, तो वो सारे स्टूडेंट्स मुझे पीडीएफ आप भेजें, ठीक है, तभी मैं उसको चेक कर पाऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस पेपर जो होंगे आपके, जब आप गूगल फॉर्म अपना फिलअप करेंगे, गूगल फॉर्म फिलअप करने के बाद में मेरे पास में आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, उस ईमेल आईडी पर मैं आपको टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन पेपर का जो फोल्डर है मेरा गूगल ड्राइव पर, उसका व्यू एक्सेस मैं आपको ग्रांट करूंगा। और जैसे ही आपका व्यू एक्सेस आपको ग्रांट हो जाएगा तो वहां पर अपलोडेड जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे, जैसे अभी सिर्फ टेस्ट पेपर 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, तो टेस्ट पेपर 1 आपको वहां पर दिखेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं अगला टेस्ट पेपर नेक्स्ट शेड्यूल डेट के हिसाब से अपलोड करूंगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करूंगा कि टेस्ट पेपर 2 हैज बीन अपलोडेड टू ड्राइव, प्लीज चेक, ठीक है। तो वहां से इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म तो फिलअप किया है लेकिन मुझे व्हाट्सएप पर कहीं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म तो फिलअप कर लिया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर ली है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर बड़ी फ्रीक्वेंटली मैं मैसेजेस कर रहा हूं, कोई भी छोटी से छोटी भी चीज है तो वो मैं हैंड टू हैंड बता रहा हूं आपको, ठीक है, टेस्ट के रिगार्डिंग, किसी और मैटर के रिगार्डिंग, टेक्निकल कुछ इश्यूज मुझे आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो आपका जो भी टेस्ट पेपर होगा वो गूगल ड्राइव पर अपलोड होगा, आपको गूगल ड्राइव का लिंक कब मिलेगा, जब आप गूगल फॉर्म मुझे आप भरकर देंगे, उसमें ईमेल आईडी आपकी मेरे पास में आएगी, ठीक है। और इसके दोनों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और आपका गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं।
ठीक है, आपके पास में आंसर शीट भी मेल के थ्रू ही आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, जिस मेल से आप मुझे मेल करेंगे उसी मेल पर मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपकी आंसर शीट पीडीएफ में अपने रिमार्क्स के साथ में भेजूंगा। ठीक है, और एक काम और आपने करना है, जो ईमेल आईडी आप गूगल फॉर्म में भरेंगे उसी ईमेल आईडी के साथ में आपने मुझे अपनी आंसर शीट भेजनी है। मतलब कम्युनिकेशन का जो ईमेल आईडी है वो एक ही रखना है। ठीक है, अदरवाइज मेरे लिए थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा कि भाई ये पर्सन, ये ईमेल आईडी और ये ईमेल आईडी एक ही पर्सन की है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए प्लीज आप एक ही ईमेल आईडी रखिएगा। ठीक है, अच्छा, मैं इवैल्यूएशन का एरिया क्या क्या चेक करूंगा? मैं एक तो आपका कॉन्सेप्ट चेक करूंगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, एक आपकी प्रेजेंटेशन मैं चेक करूंगा कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होने के बाद में आप चीजों को किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में क्या है, वो चीज आप प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं, उस चीज पर हमें सबसे ज्यादा काम करना है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके नवंबर 24 में 35 to 40 मार्क्स आए थे, 42 मार्क्स आए थे या 45 मार्क्स आए थे एफआर में, तो इससे पता लगता है आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रही होगी, तभी आप इतने गेन कर पाए हैं। अदरवाइज आपके 10 या 12 मार्क्स आए होते। ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट उस तरीके से नहीं कर पाए, स्मार्टली पेपर को नहीं देख पाए। ठीक है, इस वजह से आपके मार्क्स कटे होंगे। तो उन चीजों पर हम काम करेंगे। ठीक है, उन चीजों पर मैं स्टूडेंट के साथ में मिलकर काम करूंगा। ठीक है, तो मैंने आपकी जितनी भी कॉपीज चेक करी हैं लास्ट मंथ नवंबर 24 की प्लस मई 24 की, बड़ी सारी कॉपीज मैंने चेक करी हैं। उसमें लगभग आप मान के चलिए 100+ कॉपीज थी, 105 या 106 कुछ ऐसी कॉपीज मेरे पास आई जो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं। तो उसमें मैंने जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी एक्सपीरियंस किया कि स्टूडेंट्स ने कहां कहां गलतियां की हैं जिसकी वजह से मार्क्स कटे हैं, वो सारी चीजें मैं इस टेस्ट सीरीज में कंसीडर कर चलूंगा कि उन पैरामीटर्स को मैं कंसीडर करके चलूंगा जो मैंने कॉपीज चेक करी, जिसकी वजह से आपका 10 में से मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करते तो 7 या 8 मार्क्स आ सकते थे, लेकिन आप 3 या 4 पे ही अटक पाए। ठीक है, तो वो एरियाज में फोकस करके चलूंगा। जहां पे आपका कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो वहां तो देखो कोई रास्ता नहीं है, वहां तो आपको कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इट इज अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो वहां पे आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन चेक करने पे मेरा और ज्यादा फोकस है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या क्या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जिसमें डेफिनेटली कॉन्सेप्ट भी आता है कि अगर मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग करना है तो वहां सिंपल मैं रिमार्क्स लिख दूंगा आपका कि भाई इसमें कॉन्सेप्ट पे काम करो, दैट्स इट। उसके बाद ही आप इसको पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो सेकेंडरी है, मतलब सेकेंड स्टेप है। कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता होगा तो आप पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, प्रेजेंटेशन तो फिर दूर की बात है। ठीक है, और मेरे कुछ रिमार्क्स होंगे स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये चीज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बताई है, मैं फिर एक बार दोबारा से वीडियो में फॉर रिकॉर्ड पर्पस बता रहा हूं। ठीक है, आप जब अपना आंसर शीट में आंसर लिखेंगे तो उसके बाद में मुझे आप 3 से 4 लाइन दीजिए, उसके बाद में नया आंसर आप स्टार्ट करेंगे, ताकि उन 3 से 4 लाइन में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे जो रिमार्क्स हैं वो मैं वही लिख दूंगा, ताकि आपने जब अपनी आंसर शीट देखेंगे तो आपको देखेगा कि अच्छा इसमें ये गलती, यहां काटा लगा, यहां पर सही है, ये चीज गलत करी। उसके बाद में उसका एक कंक्लूजन, अगर मेरा कोई रिमार्क्स है तो वो वहीं पर आपको रिमार्क्स मिल जाएगा कि भाई आपने ये चीज ऐसे गलत करी है, आप इसको ऐसे और कर सकते तो बेटर होता। ठीक है, तो वो वहीं पे आपको मिल जाएगा, तो मेरे लिए भी आसानी लिखने में और आपके लिए भी आसानी। ठीक है, कई सारे बच्चों को तो मैंने देखा कि बिल्कुल एक पेज में, ऐसे एक पेज होता है ना आपका, ऐसा एक पेज है मान लीजिए। ठीक है, यहां पे ऐसे बॉर्डर होता है, यहां पे ऐसे बॉर्डर होता है, तो यहां पर भी एक लाइन डालकर यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया, यहां क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा ही नहीं, मैंने सोचा करा ही नहीं, मैंने 8 ही सॉल्व करके और जो है मैंने मार्क्स डिसाइड कर दिए। उसके बाद ध्यान से देखा, अरे 9 भी है छोटा सा, और ये तो मैंने फिर भी आधा किया हुआ है, ये आधी लाइन नहीं थी, ये 25% लाइन, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया हुआ था। तो इतना पेज नहीं बचाना है। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई आपको जो है वो रक्षा करनी है पेड़ों की, लेकिन इतनी भी नहीं करनी कि बिल्कुल आप इतना कंजूसी करें। तो आप थोड़ा सा खुला खुला लिखें। ठीक है, पेपर चेक करने में जितनी इजी होगी ना एग्जामिनर को, उतने अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि खुला खुला लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, और ज्यादा कंजेस्टेड लिखते तो ज्यादा मिलते। ऐसा सुनने में अच्छा सा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। तो इसका मतलब अगर आप खुला खुला लिखेंगे तो थोड़ा एग्जामिनर को पढ़ने में इजी अगर होगा तो डेफिनेटली आपको, मुझे लगता है आधे से 1 मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। ठीक है, मॉडल आंसर होते हैं उनके पास में, आई बिलीव कि मॉडल आंसर उनके पास में होते हैं, उसी के हिसाब से मार्किंग होती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अगर खुला खुला लिखेंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, अगर आपने कंटेंट सही लिखा है तो।
ठीक है, तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप समझ लीजिए पॉइंट आपको क्या कंसीडर करने हैं जब आप आंसर करेंगे। आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को बहुत फोकस होकर पढ़ना है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं सोचना कि हाँ ये क्वेश्चन तो सिमिलर सा क्वेश्चन है और ये तो बुक में था या स्टडी मटेरियल में था, आरटीपी में था, मैंने किया है और बस आधा अधूरा पढ़ा ऊपर का और शुरू कर दिया। हो सकता है मैंने उसमें नीचे की रिक्वायरमेंट के बाद जो आपका रिक्वायरमेंट होती है कि भाई क्वेश्चन पूछना क्या है वो चेंज कर दिया हो, या बीच बीच में हो सकता है हल्का फुल्का जो है चेंज कर दिया हो। जैसे आज के ही पेपर में एक क्वेश्चन था ऐसा, ठीक है, वो मैं आपको 19 तारीख को जब हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें मैंने क्या गड़बड़ करी थी। ठीक है, और कुछ बच्चों ने मेरे ट्रैप में फंस गए, उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत कर दिया। ठीक है, इंडेस एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन था, वहां पे मैंने जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन था उसमें हल्की सी रिक्वायरमेंट में फेरबदल कर दी, वहां बच्चा फंस गया और उसने गलत आंसर कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जो मैं कर सकता हूं सोचो, तो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता क्या वो चीज आपके साथ में। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैंने बोला कि हर क्वेश्चन को ये मानकर पढ़ो कि एकदम नया क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है, इसको आज से पहले कभी नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, ये मानते हुए पढ़ो, आप कुछ भी एज्यूम मत करो, हाँ ये तो हमने पढ़ा था तो इसमें तो यही पूछना होता है तो यही बता दिया, हो सकता है चेंज कर दिया हमने। ठीक है, आपको हमेशा रेलिवेंट कॉन्सेप्ट देना है। जो आप न्यूमेरिक फिगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको लिखकर आना है कि भाई ये फिगर ऐसे इसलिए आई। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे लंबे चौड़े आप पैराग्राफ लिख के आओगे 12-12 10-10 12-12 लाइनों के, लेकिन हाँ 3 से 4 लाइन में उसको समराइज वे में आप कर लो ना। इन्वेंट्री की कॉस्ट में अगर आप कोई आइटम ऐड कर रहे हो तो आप उसको बताओ ना कि ये आइटम क्यों ऐड होती है, इंडेक्स 2 इसके बारे में क्या कहता है। अगर आप फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात कर रहे हो कि भाई साहब हायर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन लेना होता है, तो वो चीज आप लिखकर बताओ ना थोड़ा सा कि एज पर इंडेक्स 2 आप एब्जॉर्प्शन रेट किस तरीके से निकालते हो ऑन द बेसिस ऑफ हायर ऑफ एक्चुअल और नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये चीज लिखकर आपको बतानी चाहिए ना कि सिर्फ मेयरली कैलकुलेट कर दिया। वो कैसे पता लगेगा एग्जामिनर को कि आपको ये वाली बात पता है? वो चीज आपको ना आपको आपकी आंसर शीट से शो होनी चाहिए कि हमें कॉन्सेप्चुअली पता है, हम सिर्फ रट्टा मार के नहीं आए। तो वो चीज कॉन्सेप्चुअली पता है आपको, ये चीज कैसे होगी। ठीक है, वो चीज आप लिख कर आओगे तभी तो होगी। भाई एग्जामिनर कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि वो है आंसर शीट पे ऐसे हाथ रख के पता लगा लेगा हाँ इस बच्चे के कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग है, इसको जो है पूरे नंबर दे दो। सिर्फ बेचारा लिख नहीं पाया अच्छे से, लेकिन इसको पता है, मैंने अंतर्यामी तरीके से पता लगा लिया कि भाई इसको इसके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग है, इसको पास कर दो। लिख नहीं पाया, आंसर गलत कर दिया तो क्या हो गया? ऐसा थोड़ी होगा। जहां लिखा हुआ है आपका उस चीज के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हो, आपने जो लिखा है उस चीज के मार्क्स मिलेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट आपको दर्शाना भी आना चाहिए, उसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, आपने प्रॉपर हेडिंग देनी है ईच एंड एवरी कैलकुलेशन की। आपने हर कैलकुलेशन की प्रॉपर हेडिंग देकर चलनी है। पता ही नहीं लगता है कि कौन सी बात कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म हो गई। मतलब कट ऑफ लगना चाहिए ना कि हाँ आप जो है कट ऑफ लगा रहे हो कि भाई यहां पर ये वाली बात खत्म हो गई, उसके बाद में अब मैंने ये चीज कैलकुलेट करी है। आप लिखो ना कैलकुलेशन ऑफ XYZ आइटम, कैलकुलेशन ऑफ दिस, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ NRV। ये चीज आप लिखोगे ना तो पता लगेगा कि हाँ ये वाली बात यहां पे इजी होगा चेक करना एग्जामिनर के लिए, कि वो अच्छे से चेक कर पाएगा, उसको परेशानी नहीं होगी चेक करने में और कंफर्टेबली वो चेक कर पाएगा। तो वो हो सकता है कि आपको मार्क्स अच्छे मिल जाए अगर आपने कंटेंट सही लिखा है। सिर्फ प्रेजेंटेशन बड़ी खराब सी है आपकी, इस वजह से तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए ना। हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था इसलिए मार्क्स कट गए, वो तो एक अलग मुद्दा है। वो तो इसका मतलब हमने प्रिपेयर नहीं किया होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को, इसलिए हो गया। ठीक है, स्पेस वाली बात मैंने आपको बताई दी है कि भाई स्पेस आप लाइंस में रखिए ना, आप एटलीस्ट एक लाइन का गैप तो रखिए। ठीक है, आप एक लाइन का एटलीस्ट गैप रखिए। और अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं A B C, ठीक है, तो A खत्म होने के बाद B जब शुरू कर तो उसमें दो लाइन का एटलीस्ट गैप रखो। ठीक है, C जब शुरू करो तो उसमें 2 लाइन का गैप रखो, पता तो लगे कि हाँ यहाँ पे A पॉइंट खत्म हो गया है, B यहां से शुरू हुआ है। ठीक है, अच्छा ये कौन है सर? ये है सलमान खान। ये सलमान खान नहीं है, ये है आपका कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में है, और ये है आपकी प्रेजेंटेशन कि जो आप प्रेजेंट करते हो उसमें और कॉन्सेप्ट में कितना फर्क है। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट है जो आपको बड़ा अच्छे से आता है, बड़ा स्मार्ट कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट इस लेवल का कर पा रहे हो। ठीक है, आपसे अगर ओरली पूछेंगे तो आप बता दोगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है सर, ये इसमें ऐसे ऐसे होता है, ये चीज यही है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मार्क्स क्या इस बेसिस पे मिलेंगे? नहीं, मार्क्स इस बेसिस पर मिलेंगे कि आपने आंसर शीट में क्या लिखा है।
तो जब आप ये कहते हो कि सर हमने तो सब कुछ सही लिखा था और फिर भी मार्क्स नहीं मिले, फिर भी हमारे इतने कम आए, हमने सोचे इतने थे आए इतने हैं, तो वो आपने सोचे थे इस हिसाब से क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पूरा आता है तो 10 नंबर में से 10 नंबर मिलेंगे मुझे। लेकिन आप उस 10 नंबर में से प्रेजेंट इस लेवल का कर पाए तो 10 में से आपका 5 ही मिलेंगे या 6 मिलेंगे, 10 में से 10 नहीं मिलेंगे। वो भी जब जब कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो। कॉन्सेप्ट ही अगर आपका खराब है तो प्रेजेंटेशन तो मैटर ही नहीं करती है ना, फिर ये तो जीरो ही हो गया अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता आपको। ठीक है, तो यही मैं आपकी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं अपनी। ठीक है, उम्मीद है अगर आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे मैंने जो जो चीजें बताई हैं। और अगर आप अपनी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप गूगल फॉर्म पे जाएं, गूगल फॉर्म फिलअप करें, उसके बाद में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आज एक टेस्ट हो गया है, कोई बात नहीं है, आप एक टेस्ट डेली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा कर दे दीजिएगा ताकि आप आने वाले जो टेस्ट 2, 3, 4 सो ऑन है उनमें आप पैरेलली बाकी स्टूडेंट्स के साथ में कंप्लाई कर सकें। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही।